हाँ। ए ए वह चिल्लाई नहीं, बल्कि चहकी। और फिर भी उनके बीच की दूरी के बावजूद वह पार्टी के उस शोर शराबे के बीच उसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था, जो अजीब तरह से गुस्से में भिनभिनाती मधुमक्खियों की तरह लग रहा था। उसका स्वर मधुर था, उसका अंदाज थोड़ा ज्यादा ही चंचल। और भीष्म अरोड़ा यह महसूस करते हुए ठिठक गए कि वह अपनी उसी चिर परिचित स्कूली बच्चियों जैसी हंसी हंसने वाली थी। लेकिन वह उर्मिला की बहुत सी बातों को माफ करने के लिए तैयार थे। 40 के दशक के मध्य की कोई भी महिला, जो उर्मिल की तरह अपनी उम्र छिपाने की कोशिश किए बिना भी इतनी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर और आकर्षक रूप से बेबाक हो सकती थी, वह अपनी छोटी मोटी कमियों, यहां तक कि कभी कभार बेहतरीन पसंद से भटक जाने की भी हकदार थी। वह जिस रॉ सिल्क के सोफे पर बैठी थी, उस पर ज्यादा जगह नहीं थी, फिर भी उसने अपने बगल की जगह थपथपाई। वह कृतज्ञता पूर्वक वहां बैठ गया, कठिनाई से खुद को सिकोड़ते हुए, लेकिन बिना किसी शिकायत के। वह जानता था कि उर्मिल इस डिनर पार्टी में होगी, और वह अभिमानी, आत्मसंतुष्ट नौकरशाहों या व्यापारियों या उनकी बेवकूफ सजी धजी पत्नियों द्वारा ऊबने के बजाय उर्मिल के गर्मजोशी भरे व्यक्तित्व की चमक में शाम बिताने का दृढ़ संकल्प लेकर आया था। कुछ बेहतर कहने के अभाव में वह जानता था कि उसकी तारीफ करना एक बेहद मौलिकताहीन और मूर्खतापूर्ण शुरुआत होगी। उसने पूछा, सैंडी कहाँ है? वह आसपास दिखाई नहीं दे रहा। अपने मन के किसी कोने में भीष्म ने विचार किया कि उसका प्रश्न उतना बेकार नहीं था जितना उसने दिखाया था। बेहद सावधानी भरी सहजता के साथ वह यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उर्मिल का पति बस पार्टी में देर से आ रहा है, या वह शहर से बाहर है, जिस स्थिति में शाम दिलचस्प संभावनाओं वाली हो सकती थी, भले ही वह अब तक उर्मिल से केवल 3 बार मिला था। वैसे भी भीष्म के पास सामान्य रूप से पतियों के लिए समय नहीं था। वह उन्हें एक परेशानी मानता था, और विशेष रूप से उन्हें नापसंद करता था, जो हमेशा अपनी पत्नियों के साड़ी के पल्लू से बंधे रहते थे। अगर कोई एक पति था जिससे वह दूसरों की तुलना में अधिक नफरत करता था, तो वह सैंडी था। एक कुख्यात, आवारा और बड़े बड़े नाम लेने वाला व्यक्ति, जो बेशर्मी से अपनी पत्नी की कमाई पर पलता था। उर्मिल बच्चों के कपड़ों और खिलौनों की एक प्रतिभाशाली डिजाइनर थी, जो एक फलता फूलता बुटीक चलाती थी, और सैंडी को लगता था कि यह उसे काम न करने बल्कि अपना समय अन्य महिलाओं का पीछा करने में बिताने का पर्याप्त अधिकार देता है। उनके साथ उसे अन्य पुरुषों की ईर्ष्या के पात्र के रूप में काफी सफलता मिली थी। यही बात भीष्म अरोड़ा को भी क्रोधित करती थी, लेकिन वह अपनी इस भावना को यह नाटक करके तर्क संगत बनाता था कि उसका गुस्सा वास्तव में उस आदमी की गुलामी वाली मानसिकता के खिलाफ था, जिसने अपना नाम सुदर्शन कुमार से बदलकर सैंडी कर लिया था। भीष्म की इस डूबी हुई सोच में अचानक खलल पड़ा। ओह, वह कमीना! उर्मिल लगभग चीख रही थी। क्या तुम्हें उसके बारे में बात करके मेरी शाम खराब करनी जरूरी है? वह जानता था कि उर्मिल अपने पति को उसके मुंह पर या पीठ पीछे कमीना कहने में सक्षम थी, लेकिन उर्मिल के स्वर में कुछ ऐसा था जिसने भीष्म को सचेत कर दिया कि वह केवल कॉकटेल पार्टी वाली हंसी मजाक नहीं कर रही थी, बल्कि वह जो कह रही थी उसका वही मतलब था। और किसी ऐसे कारण से जिसे वह समझ भी नहीं पा रहा था, वह अपने पति के प्रति अपनी स्पष्ट रूप से सुलगती हुई नफरत की घोषणा करने के लिए उत्सुक लग रही थी, जिसका अब तक संदेह भी नहीं था। यह कुछ ऐसा था जिसके लिए भीष्म तैयार नहीं था। वह उर्मिल और सैंडी के बीच जो कुछ भी गलत था, उसमें शामिल नहीं होना चाहता था, न ही वह उसका साथ छोड़ने की जल्दी में था। अन्य पुरुष पहले से ही स्पष्ट रूप से उससे ईर्ष्या कर रहे थे। उनमें से कुछ उसे गंदी निगाहों से देख रहे थे, और शायद उसे वहां से हटाने की योजना बना रहे थे। उसने अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान बटोरी और विषय बदलने की कोशिश की। सैंडी को भूल जाते हैं। जहां तक मेरा सवाल है, वह भाड़ में जाए। मुझे केवल तुम में दिलचस्पी है। अपने प्यारे व्यक्तित्व के बारे में मुझे कुछ बताओ। लेकिन उर्मिला अप्रभावित रही। बकवास बंद करो, उसने तिरस्कार पूर्वक कहा। एक बार फिर भीष्म ठिठक गया। उसे इस झिड़की से उतना बुरा नहीं लगा जितना उर्मिल की घिसे पिटे मुहावरों, क्लिशेज,
की लत से जो उसके भीतर के पेशेवर पत्रकार को बिल्कुल अरुचिकर लगती थी। हालांकि उर्मिल बिना सांस लिए बोलती गई, मैं अब जानती हूं कि तुम्हारी अनगिनत गर्लफ्रेंड तुम्हारे इस झूठे प्रेम प्रसंग को क्या कहती है, लेकिन मेरे पास इस सब बकवास के लिए समय नहीं है। तुमने मुझे उस गंदे सुअर की याद दिलाई है। अब तुम्हें मेरा दुखड़ा सुनकर इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम इतनी आसानी से नहीं छूट सकते। हे भगवान! भीष्म ने हताशा में खुद से कहा, मैंने किस मुसीबत में पैर डाल दिया है। वैवाहिक झगड़ों के दुखद वृत्तांत से अधिक उसे कुछ भी नहीं उबाता था। वह अक्सर इस बात पर चकित होता था कि सभ्य दिखने वाले पुरुष और महिलाएं अपने जीवन साथी के बारे में कितनी घटिया और अश्लील बातें कह सकते हैं। लेकिन सौभाग्य से वह शर्मिंदगी से बच गया। उसे सुखद राहत लीला से मिली, जो उसकी मेजबान और उर्मिल की बहन थी। वह लीला ही थी, दोस्तों के लिए लिली, जिसने सबसे पहले भीष्म अरोड़ा से मेलजोल बढ़ाया था और उसी के माध्यम से वह उर्मिला से मिला था। दूसरे शब्दों में, यह पूरी बात लीला की पत्रकार और लेखिका बनने की जबरदस्त महत्वाकांक्षा और इस प्रयास में भीष्म के समर्थन की उसकी जरूरत से उपजी थी। बेशक लीला में लिखने की बिल्कुल प्रतिभा नहीं थी, लेकिन वह उत्साही, सुंदर, नेक दिल और सबसे बढ़कर एक तलाकशुदा महिला थी। भीष्म के लिए उसे प्रोत्साहन के कुछ विनम्र शब्द कहना कोई बड़ी बात नहीं थी, जबकि वह चतुराई से उसके द्वारा संपादित पत्रिका के लिए लिखने के उसके लगातार प्रस्तावों को टाल देता था। अपनी बहन को अच्छी तरह से जानने के कारण और संभवतः यह विश्वास करते हुए कि वह कुछ गड़बड़ कर रही होगी, लीला एक शानदार मुस्कान के पीछे अपने डर को छिपाते हुए उनकी ओर बढ़ी। हे, तुम मेरी बहन के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उसने बनावटी गंभीरता के साथ पूछा। भीष्म ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि वह अपना ख्याल रखने के लिए पर्याप्त बड़ी हो गई है। वह असहज क्षण बीत गया। तनाव हंसी के जोरदार ठाकों में विलीन हो गया। कई पुरुष जो इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे उर्मिल के पास जमा हो गए, लेकिन भीष्म ने जिस राहत की सोच रखी थी वह अल्पकालिक थी। जब तक पार्टी एक धुंधलके में समाप्त हुई जो आंशिक रूप से शराबी और आंशिक रूप से कामुक था, यह मान लिया गया, जैसे कि किसी अलिखित लेकिन अपरिहार्य समझौते के तहत, कि वह उर्मिल को घर छोड़ेगा। उसने इस अवसर का लाभ उठाने में कोई समय नहीं गंवाया। कार शुरू करते ही उसने उसे अपने बैचलर अपार्टमेंट में ड्रिंक के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसने उसे साफ मना कर दिया। आज रात नहीं, जोसेफिन, उसने लिंग बदलते हुए कहा, मेरा मूड नहीं है। अपनी किस्मत किसी और समय आजमाओ। आज शाम मैं केवल कॉफी चाहती हूं, किसी सार्वजनिक स्थान पर। जितना शोर शराबा हो उतना अच्छा। वे खामोशी में एक डिस्कोथेक की ओर चल दिए, लेकिन जैसे ही वे बैठे और कॉफी का ऑर्डर दिया, उर्मिला फिर से अपने पुराने जिंदा दिल रूप में आ गई। नहीं प्यारे बिश, उसने शुरू किया, मेरा मतलब यही है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम कुंवारे रहकर कितने समझदार हो, या शायद तुम बस भाग्यशाली हो। जो भी हो मेरे दोस्त, शादी से वैसे ही बचो जैसे प्लेग से। शादीशुदा होने से अधिक दर्दनाक और अपमानजनक कुछ भी नहीं है। भीष्म का दिल बैठ गया। वह सोचने लगा, क्या वह उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही थी? क्या उसने उसके हालिया दुर्भाग्य के बारे में सुना था, जिसे दूसरे लोग हालिया घोटाला कहेंगे? उसने उस परेशानी को दबाने की बहुत कोशिश की थी, जो उसे अपनी हालिया गर्लफ्रेंड से नहीं, बल्कि उसकी मां से हो रही थी। उस बूढ़ी गाय ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था और अब वह उसे शादी के मंडप तक ले जाने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। भीष्म का उत्साह और गिर गया। उसने खुद को याद दिलाया कि दिल्ली में कुछ भी लंबे समय तक गुप्त नहीं रह सकता। राजधानी शहर में रहना और प्रेम प्रसंग चलाना कांच के घर में सहवास करने जैसा था। लेकिन उसने जल्द ही अपना संतुलन वापस पा लिया। भाड़ में जाए, उसने खुद से कहा, लोगों को जो कहना है कहने दो। उर्मिल को मेरे दुर्भाग्य से मजा लेने दो। वह इसे सह सकता था। हालांकि जब उसने ऊपर देखा तो वह उर्मिल की बड़ी सुंदर और आंसुओं से भरी आंखों की ईमानदारी देखकर दंग रह गया। उसे परेशान करने का विचार उसके मन में दूर दूर तक नहीं था। जाहिर है
उसके पास अपनी ही इतनी चिंताएं थीं कि वह दूसरों के बारे में सोचे। शायद यह मानना गलत था कि दिल्ली में हर कोई हर किसी के बारे में सब कुछ जानता है। आखिरकार क्या उसने शाम को उर्मिल के उस अजीबोगरीब गुस्से से पहले यह नहीं सोचा था कि वह उसके और सैंडी के बारे में सब कुछ जानता है? वह कितना गलत था। बेशक वह जानता था कि वह सैंडी की चौथी पत्नी थी और सैंडी उसका तीसरा पति था, और सैंडी की खातिर उसने अपने दूसरे पति, जो एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे, के साथ अविश्वसनीय रूप से नीचता और क्रूरता का व्यवहार किया था। लेकिन उसकी धारणा थी, जैसा कि अन्य सब कुछ जानने वालों की भी थी, कि सैंडी के कमीना होने के बावजूद वह और उर्मिला एक दूसरे के प्रति समर्पित थे, और वे आमतौर पर साथ में नवविवाहित किशोरों की तरह व्यवहार करते थे। वास्तविकता कितनी अलग निकली थी। काफी समय बाद उसने फिर ऊपर देखा। वह स्पष्ट रूप से उसके बोलने का इंतजार कर रही थी। भीष्म मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उन्हें उसे थोड़ा चिढ़ाने का मन हुआ। डार्लिंग, यह सब पुरानी बातें हैं, या लाखों बार पहले भी कहा जा चुका है। फिर भी शादियां नहीं रुकी हैं। वैसे भी पवित्र विवाह के खिलाफ चिल्लाना तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता। याद रखो, तुम्हें इस कीड़े ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार काटा है। खैर, उसने चुनौती देते हुए उत्तर दिया, यह अनुभव की आवाज है, इसलिए तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, मुझे स्त्री पुरुष संबंधों से कोई परहेज नहीं है। अपनी बात करूं तो मैं इसके बिना एक दिन, या कहूं एक रात, नहीं रह सकती। लेकिन इसका शादी से कोई लेना देना नहीं है। मैं ऐसे कई शादीशुदा जोड़ों को जानता हूं जो हमेशा खुशी खुशी रहे। भीष्म ने बिना किसी पक्के विश्वास के, लेकिन बड़े उत्साह के साथ कहा। अपनी घटिया बुद्धिमानी बंद करो। वह लगभग चीख पड़ी। क्या तुम उन वैवाहिक जीवन की वास्तविकता जानते हो जिन्हें तुम खुशहाल कहते हो? नकाब को चेहरा समझने की गलती मत करो। और फिर अपनी आवाज धीमी करते हुए, जैसे किसी जिद्दी बच्चे को समझा रही हो, उसने आगे कहा, मुझे गलत मत समझना, मैं गुस्से में भी अनुचित नहीं होना चाहती। सैंडी एक कमीना है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वह पूरी तरह बुरा नहीं है। मुझे पता है कि मैं न केवल उसकी पत्नी और बिस्तर की साथी हूं, बल्कि उसकी कमाई का जरिया भी हूं। इसलिए वह मुझे नहीं छोड़ेगा, भले ही वह मुझसे नफरत करे, और वह करता है। समस्या यह है कि वह अपने ही विकृत तरीके से मुझसे बहुत प्यार भी करता है। मेरी अपनी भावनाएं भी उतनी ही मिली जुली हैं। तुम्हें पता ही है कि शादी करने से पहले हम 9 साल साथ रहे थे। वे मेरे जीवन के सबसे सुखद वर्ष थे। शादी ने सब कुछ बदल दिया है। यह शादी ही है जिसने सैंडी को राक्षस बना दिया है। मुझे डर है, भीष्म ने टिप्पणी की। तुम अति नाटकीय मेलोड्रामेटिक धो रही हो। नाटकीय बनो, लेकिन थोड़ा सहज होने की कोशिश भी करो। हमारे छोटे से जीवन में 9 साल बहुत लंबा समय होता है। तुम इतने लंबे समय तक किसी आदमी के साथ रहकर उसे पूरी तरह नहीं जानो, यह नहीं हो सकता। केवल मैरिज रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने से इतना बड़ा अंतर कैसे आ सकता है? मुझे यह मत बताना कि उन 9 सुखद वर्षों के दौरान वह दूसरी महिलाओं के पीछे नहीं भाग रहा था। उसका औरतों के पीछे भागना आखिरी चीज है जिसकी मुझे चिंता है। आखिर मैं खुद भी कोई संतों जैसा जीवन नहीं जीती। लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि वह किस तरह का जानवर बन गया है? यह सोचकर भी मैं शर्म से जल उठती हूं कि वह मोटा स्वर क्या करता रहा है। कसम खाओ कि तुम किसी को कानो कान खबर नहीं होने दोगे। मुझे तुम्हें बताना ही होगा, वरना मैं तनाव से मर जाऊंगी। उस कमीने ने मेरी अपनी ही बच्ची के साथ संबंध बनाने की कोशिश की, अपनी सौतेली बेटी के साथ, जिसे वह तब से जानता था जब वह मेरी गोद में एक छोटी बच्ची थी। भीष्म सन्नाटे में आ गया। यह स्वाभाविक था, लेकिन जिस बात ने उसे चकित किया वह यह थी कि उस शोर शराबे वाले डिस्कोथेक में अचानक एक अजीब सी शांति छा गई। बैंड जो संगीत बजा रहा था, उसमें अचानक एक पल का ठहराव आया, और इसने सभी ग्राहकों को, चाहे वे फर्श पर नाचने वाले हों या अंधेरे कोनों में बैठे जोड़े हों, अवाक कर दिया। यही वह क्षण भी था जब उर्मिल ने अपना शर्मनाक इकबालिया बयान खत्म किया और चुपचाप रोने लगी।
सौभाग्य से तुरंत लाइटें मध्यम कर दी गईं और पॉप संगीत का शोर फिर से शुरू हो गया। कठोर स्वभाव के भीष्म अरोड़ा भी बुरी तरह द्रवित हो गए। सैंडी की इस अवर्णनीय दुष्टता के खिलाफ उनके भीतर एक ठंडा जबरदस्त गुस्सा फूट पड़ा। जब उन्होंने कहा तो वे अभी भी गुस्से में थे। उर्मिला, यह घृणित है। इसके बाद तुम उस सुअर के साथ नहीं रह सकती। तुम्हें तुरंत तलाक का मुकदमा करना चाहिए। तुम्हारा पक्ष बिल्कुल मजबूत है। तुम बेवकूफ हो। उर्मिला की प्रतिक्रिया उन्मादी थी। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी बेटी, अपनी इकलौती संतान, अपने इकलौते खजाने का जीवन बर्बाद कर दूं? उसे मेरे जैसी मां के साथ जीना वैसे ही भारी पड़ेगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तलाक की अदालत में उसके और सैंडी की इस गंदी कहानी को बताकर उसे पूरी तरह खत्म कर दूं? उर्मिला के घर तक का सफर भारी खामोशी में बीता। हमेशा की तरह भीष्म बहुत लंबा और घुमावदार रास्ता ले रहे थे। वह उर्मिल के दुख को खत्म करने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन निश्चित रूप से उनका यह फर्ज था कि वे उसका मिजाज बदलने में मदद करें। अगर तुम नहीं चाहती तो जवाब मत देना, लेकिन तुमने सैंडी से शादी क्यों की अगर तुम बिना शादी की अंगूठी पहने उसके साथ इतनी खुश थी? मुझे करनी पड़ी, उसने संक्षेप में उत्तर दिया। लेकिन जैसे ही उसने भीष्म के चेहरे के भाव देखे, उसकी भौहें तन गईं और फिर वह ठहाका मारकर हंस पड़ी। भगवान के लिए, मैं गर्भवती? क्या ऐसा कुछ नहीं थी? मुझे पता है कि सावधानियां कैसे बरती जाती हैं। फिर क्या बात थी? ओह, उसने कहा। उसकी आवाज में फिर से कड़वाहट आ गई। वह खुजली वाली कुतिया थी, मेरी मकान मालकिन। भीष्म उलझन में पड़ गया। क्या? क्या वह कोई जवान लड़की है? क्या सैंडी उस पर भी लट्टू हो गया था? वह काफी आकर्षक, सेक्सी है, हालांकि कोई जवान कली नहीं है। और अगर उसने सैंडी को रिझाने की कोशिश की होती तो मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। जहां तक मुझे पता है या परवाह है, सैंडी ने ही उसे रिझा लिया होगा। फिर समस्या क्या थी? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा होगा? तुम एक खुशमिजाज बेफिक्र कुमारे हो। तुम नहीं समझोगे। उस सिफिलिस की शिकार वेश्या ने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की। उसने मेरे बुटीक को हड़पने की कोशिश की, वह भी बहुत चालाकी से। अगर तुम बेचना नहीं चाहती थी तो वह भला ऐसा कैसे कर सकती थी? भीष्म ने पूछा, जो अब पहले से भी ज्यादा उलझन में था। बहुत आसानी से। उसने बस इस आधार पर बेदखली का मुकदमा दायर कर दिया कि मैं अनैतिक जीवन जी रही हूं और पड़ोस का नाम बदनाम कर रही हूं। मैंने तुरंत सैंडी से शादी करके उसे ठिकाने लगा दिया। स्क्रूडर। उर्मिला को उसके दरवाजे पर छोड़ते समय भीष्म ने उस दिनचर्या को बदल दिया जिसका उसने अतीत में ऐसे अवसरों पर नियमित रूप से पालन किया था, और उसे खुद अपनी सफलता पर आश्चर्य हुआ। पहली बार उसने अपनी डेट से यह नहीं पूछा कि क्या वह एक कप कॉफी के लिए अंदर आ सकता है। उसने उसे चूमने की कोशिश तक नहीं की। उसे विनम्रता पूर्वक गुड नाइट कहते हुए उसने केवल इतना कहा, उर्मिल, हमें केवल किराएदारी कानूनों, टेनेंसी लॉज में सुधार की जरूरत है। विवाह कानून अपना ख्याल खुद रख सकते हैं।